अच्छा जनाब, पिछले पार्ट में हमने ओवरव्यू देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का क्या ओवरव्यू है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो एफर्ट्स थी वो किस किस तरह से अनफोल्ड हुई और कॉन्स्टिट्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मेन मेन पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहली चीज़ जो थी जब पाकिस्तान बना ना, तो जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि पाकिस्तान की रियासत कैसी रियासत होगी। ठीक है, रियासत कैसी होगी। आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि रियासत होगी माँ जैसी, लेकिन माँ कैसी होगी। ठीक है, इसमें इस्लाम के निज़ाम का क्या सिस्टम होगा। ठीक है, या इसमें मगरबी निज़ाम का क्या सिस्टम होगा। इसमें अदालतें कैसे होंगी। इस्लामियत में आप पढ़ते होंगे कि हज़रत उमर की दौर की अदालत कैसी है या हज़रत अली के दौर की अदालत कैसी थी। तो ये सारी चीज़, रियासत मदीना बनाएंगे इसे या क्या बनाएंगे। ठीक है, ये भी एक मसला था। जब पाकिस्तान बन रहा था तो बहुत सारे लोग डिवाइडेड थे, क्योंकि एक बड़े इंडिया को काट कर पाकिस्तान बनाना था। एक बड़े सेट ऑफ उलमा, मिसाल के तौर पे हुसैन अहमद मदनी, ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मजहबी लीडर जो अभी पाकिस्तान में हैं, वो इस बात को निगेट करते थे कि ये वाला जो है रीजन, इसे अलहदा नहीं होना चाहिए। उनका पॉइंट था कि ये अलहदा हो गया तो हम बाकी हिंदुओं को तबलीग करके मुसलमान कैसे बनाएंगे। दूसरा उनका ये ख्याल था कि ये पूरी एक रियासत है, ये किसी दौर में भी अलहदा नहीं हुई, ये कोई नई चीज़ क्यों कर रहे हैं कायद आज़म। चुनांचे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो यही मजहबी तबका जो था, ये निकल कर सड़कों पे आ गया और इसने ये कहा कि पाकिस्तान के निज़ाम में आपके जो है वो इस्लाम का निज़ाम होगा, इस्लाम का निज़ाम होगा। कायद आज़म ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि हम इस्लामी सोशलिज़म और इस्लामी जो सिस्टम है उसको ज़रूर अपनाएंगे, लेकिन हम किसी मुल्ला की रियासत नहीं बनाएंगे। कायद आज़म की एक तकरीर है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वी आर नॉट फाइटिंग फॉर थियोक्रेसी नॉर फॉर अ थियोक्रेटिक रिजीम। ऐसे में इसी वजह से कायद आज़म की राजा साहब महमूदाबाद, जो कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान बनाने वाले शख्स थे, ठीक है, उनको उनके साथ भी इनका जो है वो कायद आज़म की उसके ऊपर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया और राजा साहब मुल्क छोड़ कर चले गए। कि राजा साहब ये कहते थे कि हम इस्लाम का निज़ाम लेके आते हैं, टोटल 100% इस्लाम का निज़ाम, जैसे बिल्कुल कुरान हदीस वाला है वो। कायद आज़म कहते थे कि हमें इस्लाम के निज़ाम को मॉडर्न तरीकों के मुताबिक भी लेके चलना है, मॉडर्न सिस्टम जो है आजकल की दुनिया का, उसे भी लेके चलना है साथ। ठीक है, इस वजह से आइन साजी का प्रोसेस जो है वो लेट होता है। अच्छा, उलेमा ने जो है काफ़ी अरसे तक जो है अपनी करारदादें पेश की, हुकूमत को प्रेशराइज़ किया। तो ऐसे में लियाकत अली ख़ान ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। ठीक है, लियाकत अली ख़ान ने ये क्या किया कि उन्होंने 12 मार्च 1949 को एक रेज़ोल्यूशन असम्बली में पेश की, एक करारदाद पेश की। ठीक है, उस करारदाद में ये बताया कि हम किस तरह का सिस्टम चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। उसका नाम था करारदादे मकासिद या फिर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये वाली रेजोल्यूशन उन्होंने पेश की। तो ये रेजोल्यूशन जब उन्होंने पेश की तो ये एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन गए कि इन प्रिंसिपल्स पे चल के हम लोगों ने अपना सिस्टम बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के कोई 8 के करीब पॉइंट्स है, जिसमें मेन मेन पॉइंट ये थे कि हम लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे डेमोक्रेसी को पावर देंगे, टॉलरेंस अपने अंदर लेके आएंगे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो इस्लाम ने दिए हैं वो हम देंगे, और माइनॉरिटी के राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है, ये कुछ उसकी समरी थी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की। ठीक है, तो अ, इसमें जो है वो उन्होंने एक बेसिक फ्रेमवर्क बता दिया कि हम फ्यूचर में कैसा आइन बनाएंगे। 1956 का जब आइन बना तो उसमें पाकिस्तान का नाम रख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का अकेला नाम पाकिस्तान था पहले, उसका नाम पूरा रख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक का मतलब ये है कि यहाँ मुसलमानों का कानून चलेगा। रिपब्लिक का मतलब ये है कि ये एक जमहूरिया होगी, इसमें जमहूरियत का जो है वो सिस्टम होगा, डिक्टेटरशिप नहीं होगी। ठीक है,
इसमें उन्होंने ये रखा कि प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम मेल हो, एडल्ट हो, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली नॉन मुस्लिम हो सकता है। इसलिए जोगिंदर नाथ मंडल जो कि एक हिंदू शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की काबिश में हिस्सा लिया था, उनको पहला मुस्लिम नॉन मुस्लिम स्पीकर बना दिया गया। उस आइन को यूनिकैमरल रखा गया, यहाँ दो हाउसेज नहीं थे। दो हाउसेज क्या होते हैं, एक होता है आपका कौमी असम्बली जैसे आजकल है, ठीक है, ये अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों से आती है, और एक होती है सेनेट। सेनेट जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदों की नॉमिनेशन से आती है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो दो हाउसेज जो होते हैं उसे बाई कैमरल कहते हैं, जो यूनिकैमरल होता है उसमें एक ही हाउस होता है जो कि ये वाला इलेक्टेड होता है। तो पहला जो आइन था 1956 का, उसमें उन्होंने एक ही हाउस बनाया कौमी असम्बली का, सेनेट नहीं बनाया। अब ये दो हाउसेज क्यों होते हैं इसकी डिटेल भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है उसका एक ही चैम्बर था, यानी कि एक ही स्पीकर था। 180 सीटें थी टोटल पूरे पाकिस्तान की, बांग्लादेश भी उसमें था, और पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान सब कुछ था। इसके अंदर उन्होंने एक बड़ा काम किया, वो ये किया कि बंगाली ज़ुबान को भी उर्दू के साथ साथ नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया, ताकि बंगालियों के एहसास जो हैं वो मजरू ना हों। जैसे पहले बताया कि प्रेसिडेंट एक मुस्लिम होगा, मेल होगा, इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा 5 साल के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच किया जा सकता है अगर 2/3 अक्सरियत आ जाए। वो वीटो कर सकता है किसी लेजिस्लेशन को, ठीक है, और उसे एक्ट करना होता है कैबिनेट के एडवाइस पे, ऑल दो, ठीक है। वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस वो वाला एक्ट होता है जो पार्लियामेंट से भी मंजूर ना हुआ हो लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से लगाया गया हो, ठीक है। और वो जो है उसके पास और भी बहुत सी पावर्स थी, जैसे कि उसे ह्यूमन राइट्स कुछ खास हालात के अंदर सस्पेंड करने की इजाज़त थी। 1956 के आइन के अंदर भी, 1962 के और 73 के आइन में भी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को प्री एम्बल के तौर पे रखा गया। प्री एम्बल होता है फॉरवर्ड किसी चीज़ का, स्टार्ट, जैसे बुक्स के स्टार्ट में होता है प्रीफेस, फॉरवर्ड, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके प्री एम्बल में रखा कि हम इसकी लाइट में आइन बनाएंगे। इनकरेज ये करता है मॉरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इसमें गैम्बलिंग, जुआ और ड्रिंकिंग और प्रोस्टिट्यूशन को ख़त्म किया, ठीक है। ज़कात और औकाफ का सिस्टम लाया गया। आर्टिकल 24 का जो था वो फ्रेंडली रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज़ था, और कोई भी लॉ ऐसा नहीं था जो इस्लाम की लॉज के अगेंस्ट हो। तो जनाब ये 1956 के आइन की कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अगले आइन पढ़ें तो हो। ऑल्दो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये है कि आपको हिस्टोरिकली चीज़ों का आइडिया हो तो आप साउंडली बात कर सकेंगे किसी भी जगह पे आर्गूमेंट देते हुए। तो हम नेक्स्ट पार्ट में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे।